गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके फिर से स्वागत करेंगे आपका। ये अपनी 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? जैसे अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, सिंपली अगर वेलोसिटी यानी स्पीड की बात करें तो क्या होता है बताओ? तो वहां अपन पढ़ते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है डिवाइडेड बाई टाइम, वहां अपन बोलते हैं स्पीड या वेलोसिटी, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे ही अपन केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स जो होती है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं। ये तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन हुई कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो अपन बोलेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते किसको है? क्या होता है अभिक्रिया का वेग? तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं, अपन कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना बेटा, रिएक्टेंट से क्या बनते हैं? वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाएगा ये रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होते जाएंगे? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते चले जाएंगे। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन होगा। ये जो चेंजेस है इसी को अपन क्या बोलने वाले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कैसे फाइंड करेंगे बेटा? तो रेट ऑफ रिएक्शन को अपन जैसे फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, ऊपर तो लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, अपॉन में क्या आता है वहां पे? सेकंड। यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। लेकिन यहाँ अपने पास है ना बेटा, ऊपर कौन आएगा? कंसंट्रेशन, और अपॉन में क्या लिखेंगे अपन? चेंज इन टाइम। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या लिखेंगे अपन? मोल। तो केमिस्ट्री के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा अपने को मोल, मोल पर लीटर और साथ में समय यानी कि सेकंड। लीटर क्यों आया? क्योंकि मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर। तो अब लीटर और सेकंड को ऊपर भेजेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? मोल इंटू लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ऐसे भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल देन लीटर इनवर्स देन सेकेंड इनवर्स। ये मिल जाएगी आपको यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, राइट ना। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें अपन रेट ऑफ रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म और उसको अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच का नाम रासायनिक बल गतिकी है। फिर हम चैप्टर में पहुंचे कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता क्या है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब हमने कहा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज होती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ आइदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो पर यूनिट टाइम में चेंज हो रही है उसी को अपन बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अच्छा, सेकंड के साथ साथ कभी कभी जो रिएक्शन स्लो स्पीड से चलती है तो वहां अपने को मिनट भी लिखा मिल सकता है। उस केस में आपको यूनिट क्या बोलना पड़ेगा? मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। ठीक है ना। देन अगेन सेम कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, सेम फॉर्मूला और सेम यूनिट, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ए से बी, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। ए अपने पास यहाँ रिएक्टेंट है और बी कौन हो जाएगा? प्रोडक्ट। सो ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो आपको पता है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो यहाँ बी है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ अपन लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ऐसा वर्ड क्यों काम में लेना पड़ा? क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा इस केमिकल रिएक्शन में ए की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, मतलब ए लुप्त हो रहा है, ए गायब हो रहा है।
या यूं कहें कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड काम में लेते हैं अपन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी ए के लुप्त होने की दर। और पता है इसकी कंसंट्रेशन जब समय के साथ कम होगी, इसलिए इसके फॉर्मूले में आपको नेगेटिव साइन दिखेगा। तो अगर इसको इंक्लूड करके अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आर इक्वल्स टू नेगेटिव साइन, उसके बाद डी ए अपॉन डी टी। ठीक है ना बेटा, डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखा हुआ ये आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव साइन क्यों काम में लिया, क्योंकि आप रिएक्टेंट को इंक्लूड कर रहे हो, और रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती चली जाएगी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन काम में आएगा। और पता इसी वाली रिएक्शन के अंदर जो बी है वो कौन हुआ यहाँ पे, प्रोडक्ट, तो इसकी कंसंट्रेशन तो समय के साथ इंक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी बी के निर्माण की दर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। इसलिए जब आप बी को इंक्लूड करके रेट ऑफ रिएक्शन को लिखोगे तो हमें प्लस साइन लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। ये दो केमिकल रिएक्शंस के फॉर्मूले इस वाली रिएक्शन के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखें तो अभी जो अपने पास एग्जांपल था ना, जिसमें हम ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है बेटा जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे टाइम है, टाइम की वैल्यू बढ़ रही है, तो कंसंट्रेशन, ये जो ब्लू वाली लाइन है वो किसके लिए है, रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारकों की सांद्रता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो रही है, इसलिए आपने इसके कंसंट्रेशन टर्म से पहले नेगेटिव साइन काम में लिया। और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन समय के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाएगी, इसलिए हमने अभी अभी है ना रेट ऑफ रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट किया था तो आपने ए के लिए तो क्या साइन काम में लिया, नेगेटिव, फिर लिखा हमने डी ए अपॉन डी टी। लेकिन जब प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन। अब आप समझ गए होंगे कि प्लस और माइनस साइन हमें क्या बता रहे हैं। माइनस साइन आपको ये इंडिकेट करेगा कि उस सब्सटेंस, जैसे यहाँ रिएक्टेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, सांद्रता का मान समय के साथ घट रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन काम में लेना पड़ेगा। और जो प्रोडक्ट है ना बेटा उनकी कंसंट्रेशन समय के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होने वाले साइन को अपन यहाँ पे पॉजिटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती है। अब तो आप समझ गए होंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या पढ़ा था बताओ, द चेंज इन कंसंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसकी यूनिट हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अब रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होती है, तो अपने पास दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन हैं, एक इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन और एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी निश्चित क्षण पर अगर हमसे अभिक्रिया का वेग पूछा जाएगा तब अपन बोलेंगे तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे लिखा है एवरेज, इसका मीनिंग होता है दो डिफरेंट टाइम पीरियड के बीच में, दो भिन्न भिन्न समय के बीच में अगर हम अभिक्रिया के वेग की गणना करते हैं तो उसको बोलेंगे अपन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना बेटा, तो बताओ वापस आप मेरे को, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होगी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अभिक्रिया के जो वेग हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, और एक हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट का मीनिंग क्या समझा, जब रेट ऑफ रिएक्शन को एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एक निश्चित क्षण पर ज्ञात करेंगे तो वहां बोलेंगे अपन इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन को आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में, दो डिफरेंट टाइम पीरियड के बीच में फाइंड करोगे तो वहां पे हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। ये वापस अपने को मिला कर देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय द एलेप्स टाइम, यानी कि जो भी था इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अपन ये साइन काम लेना, प्लस माइनस और डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टाइम। तो ऊपर जो होगा वो होगा कि चेंज कितना हुआ कंसंट्रेशन के अंदर, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो,
और अपॉन में जो डेल्टा टी है वो आपको बताएगा कि टाइम पीरियड कितना कंज्यूम हुआ उस चेंजेस के अंदर। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अच्छा पता इसी फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो प्लस माइनस, ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन। सो हम इसको लिख सकते थे फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में ये वापस टाइम पीरियड मिल जाएगा आपको। तो ये तो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। इंस्टेंट में क्या होगा, जो डेल्टा साइन है उसकी जगह डिफरेंशिएट फॉर्म डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड के बीच गैप बहुत कम है ना, इसलिए यहाँ पे डेल्टा टी की जगह पर सीधा क्या करेंगे, डिफरेंशिएटेड फॉर्म लिख देंगे। तो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्म लिखना होगा तो अपन लिखेंगे R इक्वल्स टू प्लस माइनस डी, फिर कंसंट्रेशन अपॉन में dt, इतना सा चेंजेस। वहां डेल के फॉर्म में लिख रहे थे और यहाँ पे सीधा डिफरेंशिएटेड फॉर्म में आ जाएगा, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं इसमें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंट, तो ये जैसे वही वाला ग्राफ अपने पास रिएक्शन है, ए से बी फॉर्म हो रहा है, तो आपको पता है कि जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन तो समय के साथ टाइम के साथ डिक्रीज हो ही रही है। ये वाला ग्राफ पर्टिकुलर किसके लिए बनाया हुआ बताओ, रिएक्टेंट्स के लिए बनाया गया, और इधर वाला ग्राफ किसके लिए बनाया हुआ है, प्रोडक्ट्स के लिए, यानी उत्पादों के लिए ये वाला वेग बनाया हुआ है। अब आप देखो अगर हम यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो दो डिफरेंट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, T1 और T2 दो डिफरेंट टाइम पीरियड है, और अगर इसके बीच में हम अभिक्रिया वेग की गणना करते हैं तब तो वो बोला जाएगा औसत अभिक्रिया वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसा लिखा हुआ R और ये छोटा सा लिखा हुआ INST, मतलब इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। और वो क्या होता है बताओ, अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक निश्चित क्षण पर अभिक्रिया जो वेग होता है उसको बोलेंगे अपन इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट के लिए सेम कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट के लिए भी होगा। इनमें भी अगर आप दो डिफरेंट टाइम पीरियड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं तब तो बनेगा बेटा वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको। और जब इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हो डी आ गया है ना, क्योंकि वहां टाइम पीरियड का जो गैप होता है वो लगभग नहीं के बराबर होता है। इंस्टेंट मतलब पर्टिकुलर मोमेंट पर। फिर अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आपको पता होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ लिखे हुए होते हैं उनको अपन बोलते हैं उस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री, यानी अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। क्या होता है बताओ, किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो फैक्टर्स होते हैं, जो गुणांक होते हैं, उनको बोला जाता है अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री यानी रस समीकरण मिति। जब हम किसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो स्टोइकियोमेट्रीज हैं इनको 1 अपॉन करके लिखना होता है। जैसे इसी वाली रिएक्शन को अगर हम लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल्स टू, इसका स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर है 2, तो आपको लिखना पड़ेगा -1/2। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इस अभिक्रिया में ये रिएक्टेंट है, अभिकारक है, इसकी कंसंट्रेशन समय के साथ रिड्यूस होगी, इसलिए हमने माइनस लिखा। बाकी अगर आप D लिखोगे तो वो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा, और डेल्टा साइन लिखोगे तो एवरेज। जैसे मैंने मान लो डेल्टा लिखा, यहाँ लिख दिया वापस HI अपॉन में डेल्टा T इक्वल्स टू, अब ये दोनों प्रोडक्ट हैं, उत्पाद है इस अभिक्रिया के लिए, तो इनके पहले अपने को प्लस साइन शो करना है, ये मैंने लिख दिया प्लस, इसका फैक्टर यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं का मतलब ऐसा नहीं 0 कर दो, यहाँ इसका स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर 2 है, और यहाँ पे जब कुछ लिखा नहीं इसका मतलब आपको 1 काउंट करके चलना है। सो यहाँ पे 1 को तो रिप्रेजेंट करने की जरूरत है नहीं, तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, और वापस आयोडीन के लिए भी प्लस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस वाली केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आप लिखना चाहोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल्स टू, अब जैसे ये दोनों कौन है बेटा, यहाँ पे ये दोनों इस अभिक्रिया के लिए रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक हैं, तो यहाँ पे तो अभिकारक यानी रिएक्टेंट है, तो इनकी कंसंट्रेशन समय के साथ रिड्यूस होगी, तो हमें यहाँ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा।
उसके बाद में मैंने लिखा डेल्टा साइन, किसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस हो रहा है, नाइट्रोजन, अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये 3 लिखा हुआ तो यहाँ आएगा -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। और अब है ना बेटा, ये आ गया इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जिसकी कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगी, इसलिए जब इसको आप रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्लूड करोगे तो प्लस साइन काम में लेना पड़ेगा, और इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर है रस समीकरणितीय गुणांक वो है 2, तो ये आ जाएगा 1/2 डेल्टा साइन, कौन है ये है अमोनिया, और अपॉन में डेल्टा टी। तो कहने का मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको दी जाती है और उसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है, तो जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं, उनके जो स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर्स होते हैं यानी रस समीकरणितीय गुणांक जो होते हैं, उनको 1 अपॉन करके लिखा जाता है, एक चीज। और दूसरा, अगर रिएक्टेंट है तो उससे पहले नेगेटिव साइन काम में लोगे आप, और अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसके लिए प्लस साइन काम में लेना। गॉट इट? देन अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को यानी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। जैसे फर्स्ट आ रहा है अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ए से बी, तो पता है एक लॉ होता है अपने पास, लॉज ऑफ मास एक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, जिसका मीनिंग होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या कहना चाह रहा आपसे कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर अभिकारकों की सांद्रता को आप रिड्यूस कर देते हो, कम कर देते हो, तो अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाएगा। देन टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाने पर नॉर्मली अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। रीजन क्या है, आप प्रैक्टिकल में भी देखोगे, जब टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं होगी तो हमें उस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना पड़ेगा बर्नर पे। गर्म करने का मतलब हम रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाएगा तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो आपस में ज्यादा टकराएंगे, इस वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी होगा। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, कैटलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो खुद तो अनचेंज रहेंगे, है ना, स्वयं अनचेंज रह करके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। अब वो इंक्रीज करेंगे तो उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, और अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे तो उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से प्रेशर का भी इफेक्ट है, और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी बताओ, उतनी ज्यादा होगी। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन वही जो हमने अभी भी पढ़ा था, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। रेट लॉ मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर है और उसके लिए हमें अभिक्रिया का वेग नियम यानी रेट लॉ लिखना है, तो वहां पे जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी A प्लस बी चेंज इनटू कोई सा प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल्स टू K A और ये B, है ना। मतलब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अभिक्रिया के वेग को जब अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के रूप में दर्शाया जाता है तो उसको बोलते हैं अपन अभिक्रिया का वेग नियम, वेग समीकरण, ये चीज के लिए बोली जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये अभी पढ़ा था हमने लॉज ऑफ मास एक्शन के अंदर, कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो उसके कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा R इक्वल्स टू K और फिर ये B। इसी को अपन क्या बोलने वाले थे, रेट लॉ या रेट इक्वेशन।
डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, जैसे हमारे पास ये कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी कंबाइन होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मेरे को इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, R इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये जो रेट इक्वेशन होता है ना, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। मतलब अभिक्रिया का वेग नियम प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जाता है। हम किसी रिएक्शन को देख करके वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ ए की पावर पे जो एक्स और वाई आ रहा है, इनकी वैल्यू ए और बी के सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको एक्स की वैल्यू ए के बराबर ही मिले और बी की वैल्यू वाई के बराबर मिले, ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। और यहाँ पे के क्या हो जाएगा बताओ, रेट कांस्टेंट। इसमें लिखा देखो एक्स और वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि अभिक्रिया का वेग नियम प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जाता है, इसलिए उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर लिखी है आपने वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो अभी जो हमने पढ़ा था ना रेट इक्वेशन, जो अपन कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, अभी भी आपने देखा था कि R इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन का फॉर्म है। तो इस फॉर्मेट के अंदर ये जो आपको रिएक्टेंट की पावर पे दिख रहे हैं ना एक्स और वाई, इनको अगर हम सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसी को बोलेंगे अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो क्या मीनिंग बना बताओ, किसी भी रेट इक्वेशन या रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जो पावर्स होते हैं उनका सम कर दिया जाए, x प्लस वाई कर दिया जाए, तो वो बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि का मान 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, फ्रैक्शनल यानी कि पॉइंटों में भी आंसर मिल सकता है। इस पे क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, देखो मान लो कोई रिएक्शन है अपने पास a प्लस बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और इसके लिए रेट लॉ जो कि हम कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, रिएक्शन में देना पड़ेगा आपको ये वेग नियम या वेग समीकरण। तो R बराबर के a की पावर 1/2 और b की पावर गिवन है आपको 2। तो अब देखो इसको वापस कंपेयर अगर हम करें तो a की पावर 1/2, जबकि यहाँ तो 1/2 नहीं है ना, इसका कोएफिशिएंट 1/2 नहीं है। ऐसे ही b की पावर 2, जबकि यहाँ तो 2 लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए अपन कह रहे थे कि जो रेट इक्वेशन होता है उसमें a और b की जो पावर्स होते हैं वो गिवन रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो, ऐसा जरूर नहीं है, हो सकता है कि बराबर भी हो। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या निकला था बताओ, कि जो पावर होता है उनको सम कर दिया जाए तो बन जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसकी पावर कितनी है 1/2 प्लस इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 प्लस 1/2 ये मिल जाएगा आपको 2.5, फ्रैक्शनल वैल्यू मिली। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी आई 2.5। अच्छा बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको कि R इक्वल्स टू के A की पावर है 1 और B की पावर है बेटा -1। अब अगर पूछा जाए यहाँ आप फाइंड कीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो अपन कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग था जो रेट इक्वेशन गिवन है अपने को उसमें रिएक्टेंट की जो पावर है उनको सम करना। तो यहाँ पे पावर है आपके पास +1 और प्लस इधर पावर कितना बताओ -1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो आंसर क्या मिल रहा है देखो 0 ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, और जैसा कि इस एग्जांपल में आपने देखा इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक में भी हो सकती है। सम एग्जांपल ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन स्टैंडर्ड है, इनको हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे पहले वाले एग्जांपल में अपन HI को डिकम्पोज कर रहे हैं गोल्ड की सरफेस पे, तब आप है ना इस रिएक्शन को अपने हिसाब से ऐसे नहीं लिख सकते कि R इक्वल्स टू के फिर HI और यहाँ पे 2 देखा और आपने यहाँ पावर 2 लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हर एक केमिकल रिएक्शंस के लिए जो रेट इक्वेशन होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है।
तो इस वाली रिएक्शन में देखा कि भाई जब HI की कंसेंट्रेशन इंक्रीज की गई तो भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डिक्रीज की गई तो भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब हुआ कि ये वाली केमिकल रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हुई बताओ, जीरो ऑर्डर। तो इसका मतलब इसका रेट इक्वेशन क्या बनना चाहिए, R के HI की पावर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं। जैसे अमोनिया, ये है बेटा टंगस्टन की सरफेस पे जब अमोनिया का डीकम्पोजिशन करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनेगी सैम, इसका नाम होता है फॉस्फीन, PH3 इज अ फॉस्फीन। इसका भी डीकम्पोजिशन कर रहे हैं अपन मॉलिब्डेनम की सरफेस पे। तो आप देख रहे हो 3 केमिकल रिएक्शन में तो क्या हो रहा है यहाँ पे डीकम्पोजिशन, और एक रिएक्शन थोड़ा अलग है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ के 2 मोल ऑफ HCl बना रहे हैं। अब आप सोचो अगर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो मैं इसके लिए अगर रेट इक्वेशन लिखना चाहूंगा, रेट लॉ लिखना चाहूंगा, यानी अभिक्रिया का वेग समीकरण, तो क्या बनेगा बेटा, R इक्वल्स टू के H2, तो यहां लिखेंगे अपन H2 पावर 0 और साथ में कौन है Cl2, उसकी भी पावर 0। ये इसका रेट इक्वेशन बनेगा, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन तभी होगी जब आप इन दोनों को जोड़ के वापस आंसर 0 लेके आओगे। सेम ऐसे ही कुछ फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके भी स्टैंडर्ड एग्जांपल है। ये सल्फ्यूरिन क्लोराइड का डीकंपोजिशन हो रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, अमोनियम नाइट्राइड, डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड। तो सब स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, जिनको अपने को याद रखना पड़ता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कंडीशन दे रहे हैं वो कि X से Y कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। X जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Y के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और ये एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ऐसा क्वेश्चन वाले अपने को बोल रहे हैं। तो अगर ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसके लिए रेट इक्वेशन क्या बनना चाहिए बताओ, R इक्वल्स टू के X की पावर 2। अब आप बताओ ये 2 कहां से लेके आए अपन, ये जो 2 है वो क्वेश्चन में गिवन है कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती तो अपने को यहाँ पे 3 लिखना होगा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो पावर पे 0 लिखना पड़ेगा। अब कंडीशन दी इन्होंने कि जब X से Y कन्वर्जन हो रहा है और आपको कंसंट्रेशन कितनी कर दी जाए, कंसंट्रेशन की वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ा दी जाए, है ना। इस रिएक्शन में X की कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन से 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज कर दी तो R इक्वल्स टू के X की जगह क्या लिखेंगे अपन 3x। जितने भी उन्होंने बढ़ाने को बोला, ट्वाइस कर दी, हाफ कर दी, 1/3 कर दी, 3 टाइम्स कर दी, जो भी वैल्यू बोलेंगे वो अपन यहाँ लिख देंगे। और पावर चल रहा था 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो R इक्वल्स टू, अब बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। उस 9 को अपन स्टार्टिंग में लेके आ जाते हैं यहाँ पे, और पीछे अपने पास फॉर्मेट में ये बच रहा देखो, है ना, 3 का स्क्वायर 9, बाकी kx स्क्वायर वापस ऐसा का ऐसा लिख दिया। और kx स्क्वायर की वैल्यू ये देखो जो इनिशियल वेलोसिटी थी अपने पास, और ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है फाइनल वेलोसिटी। तो क्या रिलेशन मिला बेटा, R2 इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ R1। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर जब X की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज हो गया, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालेंगे, तो ये इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है अपने पास, ये वाला देखो, है ना। रेट कांस्टेंट के फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी कोटि की किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए अगर आपको के की यूनिट फाइंड करनी है तो के इक्वल्स टू मोल की पावर 1 माइनस n इंटू लीटर की पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये है बेटा अपने पास किसी भी यानी एनवी ऑर्डर, एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी हो तो अपने को यहाँ पे ये फॉर्मूला काम में लेना है। अब पुट करना आपको n की वैल्यू, जो ऑर्डर का पूछा, जीरो ऑर्डर का पूछा तो आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे, फर्स्ट ऑर्डर का पूछा तो n की वैल्यू 1 रख के रेट कांस्टेंट की यूनिट अपन फाइंड कर लेंगे। जैसे ये एग्जांपल,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है ये ऑर्डर ऑफ जीरो एन की वैल्यू है बेटा, और यहाँ आपने को फाइंड करना था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो कौन था के, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बताया था के इक्वल्स टू मोल की पावर 1 माइनस एन इंटू लीटर की पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये है अपने पास रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो अगर आपको जीरो ऑर्डर के लिए फाइंड करना तो यहाँ n की वैल्यू जीरो पुट करो आप, तो क्या यूनिट मिलेगी आपको बताओ, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट है बताओ, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको यहाँ n की वैल्यू क्या रखनी होगी 1। जब वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, इधर भी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो मोल और लीटर ये तो हट जाएंगे। अब बच्चा सिर्फ आपके पास कौन देखो सेकेंड इनवर्स। कभी कभी यहाँ पे मिनट भी लिखा मिल सकता है, कभी कभी आपको यहाँ पे टाइम इनवर्स भी लिखा मिल सकता है। तो ये सारे के सारे किसको डिनोट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड द लास्ट वन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी आपको 2। इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको मिलेगा मोल इनवर्स लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स। तो इस पे क्वेश्चन नॉर्मली या तो यूं पूछते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर इनके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखो, और कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं, कोई वैल्यू देंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो आप, आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, पहले में दे रखा वैल्यू आपको लीटर इनवर्स मोल सेकेंड इनवर्स, ये के यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है आपको, और पूछ रहे हैं कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। और इसी में सेकंड क्वेश्चन लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो वही जो अपने पास फॉर्मूला था कि रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू मोल की पावर 1 माइनस एन इंटू लीटर की पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब अगर मैं यहाँ n की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि जीरो पुट करने पर मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, यानी ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेम ऐसे ही अगर अपन n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 इसका मतलब मोल की पावर माइनस 1, 2 माइनस 1 इसका मतलब लीटर की पावर पॉजिटिव 1 आएगी, और सेकंड तो सेम ही रहेगा सेकंड इनवर्स। इसका मतलब आपने यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करी थी, तब आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट ये मिली है। सो इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर मान लो आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा लिख के देते हो कि सिर्फ लिखा है सेकेंड इनवर्स, तो बताओ रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर सेकेंड इनवर्स है तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि तब आपको n की वैल्यू यहाँ फर्स्ट रख के देखना पड़ेगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, उन अभिकारक अणुओं की संख्या को अपन क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी यानी अणुकता। जैसे एग्जांपल नंबर 1, अब यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 1 है और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू भी 1 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट ना, मे बी इक्वल और असमान भी हो सकता है। इस वाले केस में भी सेम दिख रहा है आपको, तो ये HI में जैसे यहाँ देखो इस वाले केस में आपको मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 2 और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू भी 2। ये सारे वाले एग्जांपल अपने पास थे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। तो बताओ अणुता का मतलब क्या था, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। अगेन जैसे यहाँ पे HI जो है अपने पास हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें 2 तो है नाइट्रिक ऑक्साइड, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, इट इज अ ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है, अभी पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या था,
एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे थे, प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर रहे थे, जबकि ये जो वैल्यू होती है वो थियोरेटिकल यानी सैद्धांतिक मान होता है। इसकी वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, जबकि मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती और ये पूर्णांक संख्या होगी। फ्रैक्शनल डिजिट में भी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है, सिंपल जो अभिक्रिया होती है उनके लिए अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काम में लेते हैं और ये एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, जबकि इसमें दोनों आएंगी, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अप्लाई किया जाता है, जबकि मॉलिक्युलरिटी सिर्फ किनके लिए बताओ, सिंपल या एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस के लिए। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोवेस्ट स्टेप, मतलब अगर कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हो रही है तो उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसके बेसिस पे अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जाता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं यहां से वापस अपन, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये मान लो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कैसे लिखेंगे बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स। अब ये जीरो ऑर्डर है तो पावर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 0, और आपको पता है प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, यहाँ पे वही नेगेटिव साइन आ गया। क्यों आया नेगेटिव साइन, क्योंकि रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ कम होती जाती है, इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा। और ये रहा अपने पास यहाँ पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और आपको पता किसी की पावर अगर 0 होगी तो उसको आप 1 मान के यहाँ से हटा सकते हो। तो यहाँ dr ये डिफरेंशिएट फॉर्म में यानी अवकलित वेग समीकरण मिल जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया का। r इक्वल्स टू माइनस KT ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक। t की वैल्यू अगर अपन 0 पुट करते हैं तो आपको r की जगह क्या लिखना पड़ेगा, r0, क्योंकि जब t 0 है तो r0 का मतलब ये कौन सी कंसंट्रेशन हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। तो इसी वाले फॉर्मेट को अपन कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद r इक्वल्स टू माइनस KT और प्लस यहाँ पे मिल जाएगा आपको r0। इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो फाइनली आपको ये वाला फॉर्मूला मिलने वाला, r इक्वल्स टू माइनस KT प्लस r0। इसमें ये r है t समय पर कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट KT हो गया टाइम और r0 कौन हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि प्रारंभिक सांद्रता। इसको अगर हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये वाला कंसंट्रेशन y एक्सिस पे भेज रहे हैं, ये लिखा देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको टाइम को अपन कहाँ भेज रहे हैं, x एक्सिस पे, तो कौन सा इक्वेशन बना इस ग्राफ के लिए, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c हो जाएगा इंटरसेप्ट। तो इस इक्वेशन को फॉलो करने के लिए ये वाला ग्राफ बनता है, ये इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड का मान और x एक्सिस पे क्या लिया था हम लोगों ने, टाइम पीरियड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इस वाले फॉर्मूले के लिए ये ग्राफ बनाया जाएगा। अब यहां से आगे आ जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, dr/dt। नेगेटिव साइन का रीजन आपको पता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज होगी। और यहाँ पता है पावर क्या लिखना है अपने को, 1। आप 1 नहीं भी रिप्रेजेंट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो 1 ही काउंट होगा। लेकिन जब आपने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ी थी तब यहाँ पे हमने क्या लिखना था, 0 लिखना था। ये हो जाएगा dr/r इक्वल्स टू माइनस KDT, मतलब r वाले पदों को साथ लेके आएंगे फॉर इंटीग्रेशन, समाकलन यानी इंटीग्रेशन करने के लिए। ये देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इनिशियल कंसंट्रेशन से, ये जो है ना r वो है t समय पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और इधर ये वापस KDT है, इससे K कांस्टेंट है, इसका तो समाकलन होगा नहीं। इस वाले स्टेप का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये ln का मतलब नेचुरल लॉग ln r माइनस ln r0 इक्वल्स टू इस वाले पद का समाकलन माइनस KT। इसको रीअरेंज करेंगे अपन तो KT इक्वल्स टू नेचुरल लॉग, जिसे अपन लॉग बेस E भी बोलते हैं, ऊपर मिलेगा इनिशियल कंसंट्रेशन और अपॉन में T टाइम पर कंसंट्रेशन। अगर हम नेचुरल लॉ को बेस 10 में चेंज कर देंगे तो फाइनली आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये मिलेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण, K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10
ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आर नॉट अपॉन आर। कंसंट्रेशन इसका ग्राफ जो बनेगा y इक्वल टू जस्ट mx, इसमें प्लस सी नहीं आएगा, अंतःखंड नहीं मिलेगा, इसलिए ओरिजिन पॉइंट से सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसमें y एक्सिस पे क्या लिखा देखो, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन t टाइम पे कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पे मिलेगा आपको टाइम पीरियड। इस ग्राफ का स्लोप जो है m की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी t के साथ, ये वाली k अपॉन 2.303। देन नेक्स्ट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जिसमें रिएक्टेंट्स जो होता है वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाता है, या यूं कहें कि हाफ डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये अपने पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन थी। इसके अंदर अपने को दो चेंजेस करने हैं। टी की जगह अपन लिखने वाले हैं टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ, और दूसरा कन्वर्जन जो करेंगे वो है कंसंट्रेशन। आर की जगह क्या लिखेंगे, आर नॉट बाई 2। ये दोनों वैल्यूज अगर आप यहाँ पुट करोगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला मिलेगा टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 2k। इसमें 2 और k तो हो गया कांस्टेंट, तो आप मेरे को बताओ हाफ लाइफ की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, बताओ। है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान ये जो ऊपर लिखा है इनिशियल कंसंट्रेशन उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रूव करने को पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि प्रूव कीजिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अपने को यहां से आगे बढ़ना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लेके आएंगे, वहां टी की जगह टी हाफ और आर की जगह आर नॉट बाई 2 पुट करना, सॉल्व करने पर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने पास ये फॉर्मूला था जिसको अपन बोल रहे थे समाकलित वेग समीकरण, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसमें भी अपने को वही दो चेंजेस करने हैं बेटा, टी की जगह लिखने वाले अपन टी हाफ और आर की जगह लिखने वाले अपन आर नॉट बाई 2। ये दो वैल्यूज इस वाले फॉर्मूले में रख के पुट करेंगे अपना, तो आर नॉट से तो आर नॉट हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, ये 2 चला जाएगा ऊपर, लॉग बेस 10(2), और आपको पता है लॉग बेस 10(2) की वैल्यू 0.3010 जो यहाँ लिखी हुई है देखो, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लास्ट फॉर्मूला मिलेगा टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये के कौन था बताओ, रेट कांस्टेंट, टी हाफ लाइफ। तो इस वाले फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको आर नॉट नहीं मिला, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने देखा था कि टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे सीधे सीधे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में साफ लिखा है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं करेगा। ये भी प्रूव वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये आज वाला लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर यहां तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे अपन कंटिन्यू करेंगे।